अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपके फेवरेट सिलसिलेवार नावल तुमसे क्या कहें जाना की लास्ट एपिसोड पार्ट 2, जिसको आपके लिए तहरीर करी है अना इलियास। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। कैसे हो? सुबह ही उसे फ़ाहम का मैसेज मिला था। वो आज लंच उसके साथ करने का ख्वाहिशमंद था। उसके तो दिल की कली खिल गई थी। कुछ दिन पहले जो वो शक का बीज उनके रिश्ते के दरमियान बोकर आई थी, लग रहा था वो पौधे की सूरत इख्तियार कर गया था। उसे मालूम हुआ था कि किरत आजकल अपने मैके में थी। यही बात रबिया के दिल को ठंडक पहुंचा गई थी। आज मुझे ये शर्फ बख्शने का ख्याल कैसे आया? उसके सामने बैठते उसने इर्द गिर्द देखा। आसपास की सभी टेबलें खाली थीं। ये रेस्टोरेंट के ऊपर वाली स्टोरी थी, नीचे तो अच्छा खासा रश था। बस ऐसे ही, देखो तुम्हारे लिए स्पेशली ये पूरा हॉल बुक करवाया है। उसकी बात पर रबिया को अब अंदाज़ा हुआ कि यहाँ कोई क्यों नहीं था। वो तो हैरान हो गई। खुशगवार हैरत से अपने सामने मौजूद फ़ाहम को देखा। क्या हुआ? वो उसकी हैरत गुंजाशती नज़रों से देख रहा था। नहीं, बस वैसे ही। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। उसके बदले तेवर देखने के बावजूद न जाने उसे क्यों फ़ाहम की आंखों में उदासी मालूम हुई। हाँ, परेशान हूँ। वो नज़रें झुकाते सामने मौजूद ग्लास को घूरते बोला। क्या हुआ है? टेबल पर धरे उसके हाथ पर आहिस्ता से हाथ रखते, जैसे वो अपने लम्ब से उसे तसल्ली बख्शने की कोशिश कर रही थी। फ़ाहम ने एक अचटती नज़र अपने हाथ पर धरे उसके क्यूटिक्स लगे खूबसूरत हाथों पर डाली। मेरा और किरत का सेपरेशन हो गया है। ये खबर उसके लिए किसी बम से कम ना थी, मगर परेशान होने की जगह फ़ाहम को उसके चेहरे पर खुशी और इत्मीनान उतरता महसूस हुआ। जबड़े भेज कर उसने उसके चेहरे के बदलते तासुरात देखे, जो पहले बेपनाह खुशी लिए थे, मगर फिर एकदम खुद पर खौल चढ़ाते वो परेशान होने की एक्टिंग करने लगी। ओह, आई एम सॉरी। ये कैसे हो गया? वो हत्तुल इम्कान अपने लहजे में फ़िक्र पैदा करने की कोशिश कर रही थी, मगर नहीं जानती थी कि सामने फ़ाहम है जो हमेशा से उसकी झूठ पकड़ लेता था। कुछ दिन पहले मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हुआ कि वो यूं मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर चली गई। दोनों हाथों को बाहम पेवस करते, कोहनियाँ टेबल पर मोड़ कर दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए, होठों पर रखता पूरी तरह वो उसे नज़रों के फोकस में रखे हुए था, जो उसकी बात पर यकदम बौखलाई। मुझे तो पहले ही अंदाज़ा हो रहा था कि वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अब देखो ना, एक तो क्लास डिफरेंस, और फिर वो इतनी मैच्योर सी लगती थी। अब वो फ़ाहम की ब्रेन वॉशिंग करना शुरू हो चुकी थी। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझसे गलती हो गई। मुझे उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाना ही नहीं चाहिए था। वो सर हिलाता अपनी गलती का एतराफ़ कर रहा था। रबिया तो इस वक्त अपने प्लान के कामयाब होने पर खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। तुम अपने दिल पर मत लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। उसके बाजू को सहलाते वो एक अदा से बोलती। फ़ाहम को इस कदर जहर लग रही थी कि उसका बस नहीं चल रहा था कि उसके मेकअप से सजे चेहरे को बिगाड़ कर रख दे। क्या मतलब? वो चाहता था आज वो पूरी तरह उसके सामने खुल जाए। मेरा मतलब है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें ऐसी लड़की की क्या ज़रूरत है? ये मिडिल क्लास होती ही ऐसी हैं, पैसे से मरूब होने वाली, हसीन मर्द को देखकर फिसल जाने वाली। तुम छोड़ दो उसे, और अगर तुम उसे ना भी छोड़ना चाहो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं तब भी तुमसे शादी कर सकती हूँ। तुम्हें तभी मेरी मोहब्बत ठुकरानी नहीं चाहिए थी, वरना यूँ हमारी ज़िंदगियों के इतने साल ख़राब ना होते। खैर, अब भी देर नहीं हुई। तुम छोड़ो ऐसी बेवकूफ़ लड़की को। सिवाय कमोबरी के और है ही क्या उसके पास? मुझे तो किसी काम की नहीं लगी वो, जिसे तुम्हारी कदर नहीं। तुम्हें क्या ज़रूरत है उस घटिया और छोटी जहनियत वालों के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह करने की? अरे वो तो तुम पर एतबार तक नहीं करती, तो ऐसी लड़की के साथ रहने का फ़ायदा जो हर लम्हा तुम पर शक करे। तुम निकलो इस टॉक्सिक रिलेशन से। जज्बात में आते वो सब कह गई जो फ़ाहम सुनना चाहता था। तुम्हें कैसे मालूम कि वो मुझ पर शक करती है, एतबार नहीं करती? फ़ाहम के सवाल पर वो गड़बड़ाई। मैंने तो तुम्हें हमारे दरमियान लड़ाई की वजह भी नहीं बताई। उसकी अगली बात उसे मज़ीद बौखलाने के लिए काफ़ी थी। नहीं, मेरा मतलब है कि जब वो पापा की डेथ पर आई थी तो मुझे तुम्हारे साथ देखकर
उसकी आंखों का तासुर अजीब सा था। उस वाक़ये के अलावा तो रबिया की किरत से मुलाकात ही नहीं हुई थी फ़ाहम की नज़र में। तुम्हें इतने गम में होश था कि तुम उसकी आंखों का तासुर देखो? फ़ाहम के अगले सवाल पर उसके माथे पर पसीना आ गया। तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर वो चिढ़कर बोली। मज़ीद झूठ बोलना दोभर हो रहा था। तुम मेरे घर कुछ दिन पहले क्यों आई थी? अब की बार वो अपनी कुर्सी से उठकर पास रखी कुर्सी घसीटता, उसके दाएं जानिब रख कर उस पर बैठता उसकी कुर्सी का रुख अपनी जानिब कर गया। मैं क्यों तुम्हारे घर आऊँगी? उसकी आवाज़ की लड़खड़ाहट पर वो मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। मेरे घर सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं और बदकिस्मती से हर वीकेंड पर मैं पिछले सारे हफ्ते की घर में होने वाली एक एक हरकत की रिकॉर्डिंग ज़रूर देखता हूँ। उसकी बात उसे अपने सर पर बम बंद कर गिरती महसूस हुई थी। ओह हाँ, वो तो मैं बस शट अप। इससे पहले कि वो मज़ीद कोई झूठ बोलती, फ़ाहम की धाड़ पर अपनी जगह से उछल गई। तुम इतना गिर सकती हो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने सब भूल कर तुम्हारे साथ हमदर्दी की। अंकल और तुम्हारी फैमिली के साथ नाना के ताल्लुक की वजह से उस मुश्किल घड़ी में साथ देने की कोशिश की और तुमने ये सिला दिया। घटिया और छोटी ज़हनियत की मेरी बीवी नहीं बल्कि तुम हो। पैसा, सूरत और इसके अलावा तुम्हें अट्रैक्ट ही क्या करता है? तुम्हारे साहब का शौहर का कार एक्सीडेंट में बाजू ज़ाया हो गया और तुम उसे छोड़कर यहाँ भागी चली आई। यह है तुम्हारी मोहब्बत? ये तुम्हें सिला मिला था दानियल की मोहब्बत को ठुकराने का? अच्छा हुआ तुम उसकी ज़िंदगी में नहीं आई। किस कदर खुश और मुतमईन है वो आज। ये तुम जैसी ज़ाती ज़हनियत की लड़की कभी नहीं समझेगी। और कौन सी मोहब्बत है तुम्हारी मेरे साथ? हाँ, आज मेरे पास ये पैसा ना हो तो तुम कभी थूकना भी पसंद ना करो मुझ पर। यह है तुम्हारी ज़हनियत। तुमने तो अच्छी कोशिश की थी मेरे और किरत के दरमियान सब ख़त्म करने की, मगर अफसोस मुकाबिल मैं था। तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे हुस्न पर मैं 1000 बार लानत भेजता हूँ, जो मर्दों का दिल लुभाने के लिए उसे इस्तेमाल करती हैं। ये फ़र्क है तुम में और मेरी बीवी में। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका झूठ यूं खुल चुका है। तुम जानती हो मेरी बीवी ने कभी अपना अकाउंट चेक नहीं किया कि मैं उसमें हर माह कितने पैसे भेजता हूँ। वो शादी के बाद भी खुद कमा कर उस कमाई को खर्च करना बेहतर समझती है। वो इमेच्योर लड़की तुम जैसे मैच्योर और लालची से बहुत बेहतर है, जिससे अपने माजूर शौहर से तलाक लेते उसका 70% बैंक बैलेंस अपने नाम करवा लिया। तुम क्या समझी थी इतना ही बेवकूफ़ और चौगत हूँ मैं कि तुम्हारे जाल में फंस जाऊँगा? मैं वही फ़ाहम हूँ जो तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ है, और तुम वो बिच्छू हो जो पानी से निकालने वाले मोहसिन को डंक मारने से बाज नहीं आता। तुम्हारे साथ नेकी अपने लिए तकलीफ़ समेटने के मुतरातिफ है। तुम्हें आज यहाँ बुलाने का मकसद यही था। वो बोल नहीं फुंकार रहा था। ये मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। दोबारा मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश मत करना, वरना आज मैं लिहाज कर गया हूँ। अगर आइंदा तुमने मेरी बीवी के जहन में मेरे ख़िलाफ़ जहर घोलने के लिए कोई भी रास्ता अपनाया तो मैं भूल जाऊँगा कि मेरा दुश्मन एक औरत है। टेबल पर ज़ोर से हाथ मारते वो अपनी जगह से खड़ा होता उसे उछलने पर मजबूर कर गया। मैं औरत की हर हाल में इज़्ज़त करता हूँ, मगर दुश्मनी और नफ़रत ने मैं सिन्फ की तफरीक भुला देता हूँ। इस नफ़रत को इतना तूल मत देना कि मैं तुम्हें सबक सिखाने में भूल जाऊँ कि तुम एक औरत हो, वरना ये सब करने पर तुम वापस अपने पैरों पर कभी ना जाती। इज़ दैट क्लियर? झुककर उसकी फटी फटी आंखों में अपने गुस्से से सुर्ख आंखें गाड़ता हुआ वो बोला। रबिया ने तेज़ी से सर हिलाकर गोया खुद को उसके अताब से बचाने की कोशिश की। वो पीछे होते टेबल से अपना वॉलेट, मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाता लम्बे लम्बे डग भरता वहाँ से निकल गया। रबिया तो सख्ते की कैफियत में बैठी थी। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि सब यूं उसके सामने खुल जाएगा। ये हम यहाँ क्यों आए हैं आज? बहुत दिनों से अपनी अपनी जॉब के झमेलों में गुम उन्हें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उसकी यूनी से उसे पिक करते वो सीधा उसे लिए एक मशहूर रेस्टोरेंट में लंच के लिए ले आया। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए, कितना रोमांटिक शौहर है। सरप्राइज़ लंच प्लान करके बैठा था। नैपकिन को घुटनों पर रखते वो उसके मेकअप से मुबर्रा चेहरे को देख कर बोला, जो अपने इस रूप में उसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। हाँ, इतना रोमांटिक शौहर। वो एक अदा से दायां हाथ लहराते
नैपकिन टेबल से उठाकर सर को हल्का सा झटका देकर हंसते हुए बोली, तुम्हें शक हो रहा है शायद। काफ़ी दिनों से प्यार की डोज नहीं मिली। उसे गहरी नज़रों से देखते वो अब की बार उसे कंफ्यूज करने में कामयाब हो चुका था, जो उसकी इन नरम गरम नज़रों से मिनटों में पिघल जाती थी। जी नहीं, और बाय द वे, आपकी डोज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चेहरे की लाली को उससे छुपाने में नाकाम होते इधर उधर देखने लगी। मकसद उसकी गहरी बोलती आंखों से खुद को बचाना था, मगर ये कैसे मुमकिन था कि उसके सामने होते हुए वो खुद को उसकी नज़रों से बचा पाती। हाँ तो अब बीवी को डोज ना दूँ तो किसे दूँ? वो उसे आंखें दिखलाकर बोला। खैर, एक ऑफ़र है मेरे पास तुम्हारे लिए। उसकी बात पर वो अब की बार उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। मैं कॉलेज बनाने का प्लान कर रहा हूँ। प्लान भी क्या, ज़मीन तो मौजूद है, उस पर कंस्ट्रक्शन करवानी है। दानियल ने पहले कभी उसे ये नहीं बताया था। वो हैरान हुई। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि एकेडमी के बाद कॉलेज बनवाऊँ। वो पहली बार उसे ये सब बता रहा था। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वेटर उनकी ऑर्डर की हुई चीज़ें लेकर आ चुका था। इस सब में मैं क्या कर सकती हूँ? उससे सवाल करके वो प्लेट में थोड़ा सा पास्ता निकाल कर खाने लगी। वो भी फ्राइड राइस डालता फिर से बताने लगा। गुड क्वेश्चन। मेरी हमराही में रहते तुम अक्लमंद होती जा रही हो। ज़ेबीन को समझ नहीं आई कि वो उसे सराह रहा था या उसे चिढ़ा रहा था। मैं पहले भी काफ़ी अक्लमंद थी। उसके उसके बोलने पर उसके चेहरे पर एक महजूज गुल मुस्कुराहट फैली। क्या है, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? उसकी मुस्कुराहट ऐसी ही थी। नहीं यार, अब कि वो खुलकर मुस्कुरा तो उसकी जानिब देखने लगा। आंखें भी गोया ज़बीन को चिढ़ा रही थीं। उसे चिढ़कर सामने रखे नाइफ की नोक टेबल पर रखे उसके हाथ पर चिपकी। वो सी करके रह गया। इसका हिसाब रात को होगा। उसके लहजे की गंभीरता और एकदम बोझल आवाज़ ज़बीन के हाथों को कपकपा गई। अच्छा सॉरी, वो एकदम उसे मनाने वाले अंदाज में बोली, वरना जानती थी वो किस हिसाब किताब की बात कर रहा है। रिजेक्टेड। इसके बारे में बात रात को होगी। सरनफी में हिलाते वो नज़रें अपने प्लेट पर गाढ़े खा रहा था, मगर उसके लहजे की मायने खेजी ज़बीन के हाथों में पसीने ले आई। हम कुछ बात कर रहे थे कॉलेज के हवाले से। वो उसका ध्यान बटाने की कोशिश करने में लग गई। बात तो हम कर रहे थे, बीच में दहशतगर्दी तुमने शुरू की थी। मसनूई खफगी से उसे देखते अपने हाथ की जानिब इशारा किया। खैर, तुम्हें बताने का मकसद ये है कि उस कॉलेज की प्रिंसिपल के तौर पर मुझे तुम्हारी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं। उसकी बात पर वो शौक रह गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, दानियल हाथ उठाकर उसे रोक गया। मैंने तुम्हें यूनी के लिए जॉब की इजाज़त भी इसीलिए दी थी कि तुम्हारा एक्सपीरियंस हो जाए, एक बड़े इंस्टीट्यूट में काम करने का। एकेडमी से आगे एक और प्रोफेशनल लेवल की तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि तुम्हें कॉलेज के मामलात और इस लेवल के बच्चों को मैनेज करने का अंदाज़ा हो जाए। जब तक कॉलेज मुकम्मल होगा तब तक तुम्हें भी 1 साल हो जाएगा, और इस सब में तुम्हें मेरा साथ देना है। आई नीड योर टाइम, योर स्किल्स, प्लीज़। सभी कुछ तय करके उसने गोया उसके लिए कोई फ़ैसला करने की गुंजाइश ही ख़त्म कर दी थी। आई लव योर खुददारी, इसीलिए तुम एक एम्प्लॉय के तौर पर ही काम करोगी। उसकी ओनरशिप मैं तुम्हें नहीं दे रहा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्या कहूँ अब? वो वाकई उसकी बातों पर लाजवाब हो गई। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किए बगैर वो बड़े आराम से उससे कुछ मांग रहा था, उस पर अपना फैसला थोप नहीं रहा था। आई लव यू ही कह दो। उसके जवाब पर वो उसे बमुश्किल घूर सकी। इन घूरियों का हिसाब भी रात को अलग से होगा। वो एक बार फिर मायने खेज लहजे में बोला। एक रजिस्टर क्यों नहीं रख लेते आप साथ? सारा वक्त मेरी हरकतों के हिसाब किताब लिखते रहें। एक नाराज़ सी नज़र उस पर डालकर वो सामने रखे लाइम जूस का ग्लास उठाकर होठों से लगा गई। ये वाले हिसाब किताब के लिए रजिस्टर की ज़रूरत नहीं, ये यहाँ मैं लिख रहा होता हूँ। अपने दिल के मुकाम पर उंगली रखकर बोलता वो उसे खिलखिलाने पर मजबूर कर गया। रात को कौन सी फिल्म देखी आपने? वो मुस्कुराहट दबाने की कोशिश करते उसे शरारत से देखकर बोली। 50 शेड्स ऑफ ग्रे। उसके बरजस्ता जवाब पर ज़बीन को अपने चेहरे से धुआं उठता महसूस हुआ। पिछले ही हफ्ते उसने ज़बरदस्ती ज़बीन को दिखाई थी, जो मुश्किल वो आधी देख पाई, और उसके बाद कानों को हाथ लगा लिया कि अब उसके 1000 बार कहने पर भी कोई फिल्म नहीं देखेगी। शर्म तो नहीं आती? नज़रों से मिलाने की हिम्मत कहाँ थी?
मगर फिर भी नज़रें नीचे किए उसे शर्म दिलाने की भरपूर कोशिश की। मैं किस बात की शर्म करूं? कौन सा हीरो की जगह मैं था? उसकी शर्म दिलाने पर वो हैरत से मगर बेबाक अंदाज में बोला, हो भी नहीं सकते आप किसी और के साथ, सोचना भी नहीं। सब शर्म भुलाए उसी नाइफ का रुख उसकी जानिब करती खूंखार लहजे में वो बोली, ओहो पॉजिटिव। उसके ख़तरनाक अंदाज भी उसे दिलरुबा मालूम हुए। एक अजीब सी सरशारी लिए उसकी जानिब देखते वो हंसते हुए बोला, तुम्हें एक बात पता है? खाना ख़त्म करके नैपकिन से मुंह साफ करते दोनों बाजू टेबल पर रखते ज़रा सा आगे को झुक कर वो राज़ाना अंदाज में बोला। ज़बीन भी तकरीबन खाना ख़त्म कर चुकी थी। जूस का सिप लेते सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा, जो आंखों में एक नया ही जहां लिए उसके चेहरे के एक एक नक्श को गोया हिफ्स कर रहा था। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फ़ैसला हो। मोहब्बत से चूर लहजा ज़बीन को लम्हा भर को साकत कर गया। सिर्फ फ़ैसला? आहिस्ता से गिलास टेबल पर रखते उसने जिस अंदाज से उसकी जानिब देखा, दानिल को लगा उसकी आंखों ने यह सवाल किया है। लब खामोश थे। इनफैक्ट ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत तुम हो। मुझे नहीं लगता तुम्हें सिर्फ आई लव यू ही कह देना तुम्हारी मोहब्बत का जवाब देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं जब जब तुम्हारी मोहब्बत को सोचता हूँ मुझे महसूस होता है ये 3 अल्फाज उसके आगे बहुत छोटे हैं। लेट मी कन्फेस ज़बीन कि तुम कुछ अलग ही हो मेरी ज़िंदगी में। तुम्हारा मुकाम, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में होना मुझ जैसे नामुकम्मल की ज़िंदगी को मुकम्मल कर गया है। तुम्हारे साथ गुज़रा हर लम्हा इस एहसास को ज़ाहिर कर देता है कि मैं जिस्मानी तौर पर बाकियों जैसा नहीं हूँ। पहले मैं इस एक चीज़ को बहुत सोचता था, हर कामयाबी मुझे अधूरी लगती थी, ये सोच कर कि क्या फ़ायदा इस सबका, मेरी ज़िंदगी कौन सा मुकम्मल हो जाएगी। मगर अब मुझे कभी एक लम्हे को ये महसूस नहीं हुआ कि मैं कहीं भी ना मुकम्मल हूँ। ये सोच ही अब नहीं आती। क्या हो यार, जादूगरनी हो क्या? कैसा इजहार था। शायद किसी ने पहली बार मोहब्बत का ऐसा इजहार किया हो, और शायद किसी ने पहली बार मोहब्बत के इजहार पर ख़ुद को हवाओं में महसूस किया हो। यही तो वो चाहती थी कि वो जिस किसी की ज़िंदगी में जाए उसका होना उस शख्स को ऐसे लगे जैसे उसकी ज़ात को मुकम्मल कर गया है। उनके दरमियान मियाँ बीवी वाला रिश्ता महज इसलिए ना हो कि ये रिश्ता भी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, बल्कि इस वजह से ये रिश्ता बने कि उसका साथी उसकी मौजूदगी पर यह महसूस करे कि हाँ, अब ज़िंदगी मुकम्मल है। और ये ख्वाहिश उसकी पूरी हो गई थी। उसने बेख्तियार नम आँखों से उसे देखते दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जिसने उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी थी। अरे तुम रो क्यों नहीं हो? आई नो कुछ अजीब सा कन्फेशन है, टिपिकल नहीं, कि जिसमें साथ जीने मरने की कस्में और ये कि तुम्हें मेरी मेंटार टीना परिवरी हूँ, मगर यार ये मेरी फीलिंग्स हैं। उसकी आंखों में चमक देखकर वो बेचारगी से बोला, आपके ये अल्फाज मेरे लिए हर तरह के आई लव यू से कहीं बढ़कर और कीमती हैं। आंसू तकलीफ़ और दुख के ही तो नहीं होते, तशक्कुर के भी तो होते हैं ना। धीमे लहजे में बोलती वो उसे इस लम्हे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगी। उसका टेबल पर दायां हाथ बाएं हाथ में थामते दूसरा हाथ जीन्स कमीज़ की जेब में डालकर कुछ निकाला। ज़बीन तजस्सुस से उसकी कार्रवाई देख रही थी। कुछ ही देर बाद एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट उसकी कलाई की ज़ीनत बना। थैंक यू। ये नाजुक सा ब्रेसलेट उसे बेहद ख़ास लगा। यू आर वेलकम मैम। उसके खुशी से जगमगाते चेहरे को मोहब्बत पाश नज़रों से देखा। मेरा बहुत सा सलाम कहना। समिया यहाँ होती तो तुम्हारे साथ जाती। मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है। वो इस वक्त रुबाब के घर उसे विश करने जा रही थी। उसके और फ़हम के दरमियान जो कुछ था, रुबाब को तो उसमें कोई कसूर नहीं था। रुबाब का तो उसमें कोई कसूर नहीं था, फिर वो उसकी खुशी में शामिल क्यों ना होती। जी अम्मी, मैं कह दूँगी, आप भी 1-2 दिन में कॉल कर लेना। समिया बच्चों को मैंने बता दिया था, उन्होंने कल रुबाब बच्चों को कॉल कर ली थी। वो तेज़ी से हाथ चलाते अपने घुंघराले बालों में ब्रश फेर कर उन्हें पोनी टेल में बंद करती, दुपट्टा सर पर लेते बैग उठाते बोली। उन्होंने एक नज़र उसके मासूम से चेहरे को देखा। रेड और पिंक कलर कॉम्बिनेशन के खूबसूरत ड्रेस में हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगाए आँखों पर इस वक्त ग्लासेस नदारद थी। कहीं आते जाते वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनती थी।
आंखों पर हल्का सा आईलाइनर लगा था, कानों में वही मखसूस टॉप्स और गले में चेन और पेंडेंट पहन रखा था जो फाहम ने उसे मुंह दिखाई में दिया था। कानों को अच्छे से ढांप लेना, अब ये ऊबर पर जा रही हो, ज़रा एहतियात करना, और मुझे साथ साथ फ़ोन करती रहना, मुझे फ़िक्र रहेगी। क्या था अगर ड्राइवर को घर से बुला लेती? फाहम को पता चला अच्छी खबर लेगा तुम्हारी। वो कब से उसे कह रही थी ऐसे किसी गाड़ी पर जाने की बजाय अपनी गाड़ी मंगवा ले, मगर वो उन्हें क्या बताती कि किस मुंह से गाड़ी मंगवाऊं। ओहो, कुछ नहीं होता, फाहम कुछ नहीं कहेंगे। उसके जिक्र पर बड़ी मुश्किल से खुद को कंपोज किया। आंसुओं का गोला यकदम गले में फंसा। अच्छा, गाड़ी आ गई है, मैं जा रही हूँ। तेज़ी से हैंडबैग पकड़ कर वो निकली। गाड़ी में बैठकर मुसलसल वो उनसे राब्ते में रही। रास्ते में गाड़ी रुकवा कर खूबसूरत सा बुके और बेकरी से केक भी ले लिया। रुबाब को वो पहले ही अपने आने का बता चुकी थी। मेरी प्यारी भाभी, उससे मिलकर रुबाब को ऐसे लगता था कि वो अकेले नहीं है। उसके मैके की रौनक थी वो। मोहब्बत से कितनी ही देर उसे गले लगाए रखा। किरत ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को बाहर निकलने से रोका। वो रुबाब के ये खूबसूरत दिन अपनी वजह से ख़राब नहीं करना चाहती थी। कैसी हो बेटा? रुबाब से अलग होकर वो उसकी सास से मिली। वो इस वक्त उनके ड्राइंग रूम में मौजूद थीं। जी ठीक आंटी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये लें। हाथ में थामा केक उनकी जानिब जबकि बुके रुबाब को थमाया। बहुत शुक्रिया बेटा, आपको भी बहुत मुबारक हो। बस अब हम सब ने मिलकर इसका ख्याल रखना है। उनके चेहरे पर भी इस खबर की खुशी साफ झलकती महसूस हो रही थी। क्यों नहीं, देखिए अब मैं क्या क्या नई चीज़ें इनके खाने के लिए भेजूंगी। वो सीने ऊपर करती मुस्कुराती हुई बोली। हाँ बस अब आप दोनों शुरू हो जाएं। मैं पहले बता रही हूँ, मुझे फूल के कुप्पा नहीं बनना। किरत को अपने साथ लिए ही सोफे पर बैठते बोली। उसकी सास भी सामने सोफे पर बैठ गई। फराज भाई ऑफिस हैं? उसके सवाल पर रुबाब ने सर इस बात में हिलाया। आप दोनों बैठो, मैं चाय का कह कर आती हूँ। रुबाब की सास अपनी जगह से उठते हुए बोली। उफ़, मैं इतनी खुश हूँ कि आपको क्या बताऊँ। उसकी सास के जाते ही वो रुबाब के करीब आकर उसको गले लगाते हुए बोली। वापस चली जाओ किरत। रुबाब ने मोहब्बत से उसे खुद से भेजा। पता नहीं किसकी नज़र लग गई थी उसके भाई की खुशियों को। मैंने कल मैसेज किया था उन्हें। उन्होंने सीन करने के बाद कोई जवाब ही नहीं दिया। कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई। रुबाब से अलग होते वो परेशान से लहजे में हाथों को आपस में फंसा कर सर झुकाकर बोली। वो तुम्हें ले जाएगा तो चली जाओगी? रुबाब ने झुककर उसके झुके चेहरे को देखा। मुझे तो उम्मीद नहीं वो अब कभी मुझे लेने आएंगे, वो नम लहजे में बोली। इससे पहले कि रुबाब कोई जवाब देती, दोनों को फराज की आवाज़ आई। वो किसी को लिए ड्राइंग रूम की ही जानिब आ रहा था। वो दोनों भी खामोश होकर दरवाजे की जानिब देखने लगी, मगर चंद सेकंड बाद जो शख्स ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, उसे देखकर किरत को लगा पूरी दुनिया इस लम्हे में ठहर गई है। कितने दिनों बाद उसे सामने देखा था। ऐश ग्रे सूट में लाइट ग्रीन शर्ट पर ऐश ग्रे कलर की ही टाई पहने, संजीदा सी नज़र उस पर डालकर वो मुस्कुराते हुए रुबाब की जाने बढ़ा। दोनों बाजू वाह करके उसे खुद में समेट कर उसके सर पर अपने लब रखकर कितनी ही देर उसे खुद से लगाए रखा। उसे साफ नज़रअंदाज किया था। नज़रों में कोई वालिहानापन न था। इस संजीदा नज़र ने किरत को किस कदर तकलीफ़ से दोचार किया था, ये वो ही जानती थी। वो उठकर फराज को सलाम करने लगी, जो उनके पीछे से निकल कर सामने आते किरत के सर पर हाथ रखकर उससे हाल अहवाल पूछने लगे। बहुत बहुत मुबारक हो, वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बहन को मुबारक दे रहा था। अरे माशाल्लाह, आज तो हमारे घर में रौनक लग गई है, रुबाब की सास अंदर आते फाहम को देखकर बोली। रुबाब को छोड़ते वो एहतरामन पीछे मुड़कर उनके सामने झुका। उन्होंने कंधे पर हाथ रखकर उसके सलाम का जवाब दिया। अभी अभी किरत आई है। उनकी बात पर उसने एक बार फिर सामने सोफे पर बैठी उस दुश्मन चाक को देखा जिसने इन चंद दिनों में उसे तन्हाइयों से दो चार कर दिया था। जी, मैंने ही कहा था किरत से कि ये घर से यहाँ आ जाए। मैं ऑफिस से पहुँच जाऊँगा। आपको तो पता है मेरा ऑफिस आपके घर से नज़दीक है, लेकिन घर जाने के लिए मुझे आउट ऑफ द वे जाना पड़ता, इसीलिए किरत पहले आ गई है। इशू तो नहीं हुआ कोई? उनसे मुखातिब होने के बाद उसने साकत बैठी किरत को देखा। इतने दिनों बाद उसे सामने देखकर लग रहा था ज़िंदगी तो बस यही है। इस बदगुमान लड़की के इर्द गिर्द
ये चंद दिन तो उसने गुजारे थे, वो जिया नहीं था उन दिनों में। रुबाब ने भी हैरत से भाई को देखा। कितने स्वभाव से वो बात बनाकर उसे मौतबर कर गया था। किरत ने शर्मिंदगी से फ़कत नफ़ी में सर हिलाया। आंखों में यकदम ढेरों आंसू आए। केक और बुके का भी तुम्ही ने मशवरा दिया होगा उसे। रुबाब ने भी उसका मान रखा। जी। वो रुबाब की बात पर चौंक कर एक नज़र उस पर डालकर मुड़ गया, जो सर झुकाए मुजरिमों की तरह बैठी थी। रुबाब उसके पास से उठकर फ़ाहम के लिए वहाँ जगह छोड़ गई। बैठो बेटा। रुबाब की सास उसे उसी सोफे पर बैठने का इशारा किया जहाँ वो बैठी हुई थी। फ़ाहम आहिस्ता से चलता उसके करीब सोफे पर बैठ गया। किरत की धड़कनों की रफ्तार सुस्त पड़ी। क्या था वो? किस तरह उसकी इज्जत रख गया था? उसने खामोशी से एक नज़र अपने करीब बैठे फ़ाहम को देखा, जो फराज और रुबाब की सास से खुशखबरियों में मसरूफ़ था। मैं चेंज करके आता हूँ। फराज उनसे माजरत करके उठा। मैंने खाने का इंतज़ाम कर लिया है, लिहाजा आज तुम दोनों खाना खाकर जाओगे। उसकी सास ने बड़ी मोहब्बत से उन्हें देखते कहा। अरे नहीं आंटी, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है, हम फिर आएंगे ना। किरत जल्दी से बोली। उसे दिन में ही घर जाना था, अकेली जो थी वो। अरे तकल्लुफ़ कैसा? मेरे घर में देखो ना कैसे बाहर आ गई है। फिर अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाओगे। मैं अभी आई, आराम से बैठो बस। वो आंखें निकाल कर मोहब्बत से रोप डालते हुए बोलती ड्राइंग रूम से बाहर जा चुकी थीं। रुबाब पहले ही वहाँ से चली गई थी। इस वक्त वो दोनों ही पीछे बैठे रह गए थे। किरत ने शराबी कैफियत में हाथों को मसला। फ़ाहम ने अब की बार एक गहरी नज़र उस पर डाली। रात में ही तो उसने मैसेज में सॉरी के साथ एक सवाल किया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं मानती हूँ और वादा करती हूँ दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज़ या तो मुझे बुला लें या मुझे लेने आ जाएं। क्या आप मुझे एक आखिरी चांस देंगे? उसका मैसेज कल से अब तक न जाने उसने कितनी ही मर्तबा पढ़ लिया था और उसका जवाब उसे रूबरू देने का सोचा था, मगर ज़रा सा अंदाज़ा नहीं था कि ये मौका उसे इतनी जल्दी मिलने वाला था। कैसी हो? उसकी गंभीर आवाज़ उसे करीब से सुनाई दी। वही मीठा लहजा, वही फिक्र करती हुई आवाज़। वो क्या गलती करने चली थी? कितनी बेकदरी थी वो। अपनी गलतियाँ सोचते उसके प्यार भरे अंदाज पर उसकी आंखें भर आईं। मगर यहाँ वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। रुबाब के अलावा यहाँ कोई नहीं जानता था कि उनके बीच क्या चल रहा था। उसे जवाब देने की बजाय दुपट्टे के पल्लू से आहिस्ता से आंखें साफ की। फ़ाहम ने उसकी हरकत देखते लब सख्ती से बाहम पेवस किए, चेहरे का रुख मोड़कर बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त किया। जी फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? और आप ये जानने के लिए यकीनन बहुत बेचैन होंगे कि किरत और फ़ाहम का पैचअप आखिर कैसे होने वाला है। तो जनाब इसके लिए तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा लास्ट एपिसोड के लास्ट पार्ट का, जो बहुत जल्द हम लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।